Hello everyone. Now, today we are going to start our next chapter. आज हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 15. चैप्टर नंबर 15. इस चैप्टर के बाद हमारे 3 चैप्टर्स और बचेंगे. एक बचेगा 16 इलेक्ट्रॉनिक्स, एक कम्युनिकेशन और एक जो हमने पहले छोड़ दिया था चैप्टर नंबर 10 AC. ये 3 चैप्टर्स और बचेंगे इसके बाद हमारे पास में. तो आज हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. तो न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर कौन सा हमारे पास है? चैप्टर नंबर 15. क्या नाम है इस चैप्टर का? न्यूक्लियर फिजिक्स. इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज न्यूक्लियर, व्हाट इज न्यूक्लियस एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट. क्या होता है न्यूक्लियस और उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर आज पढ़ेंगे. न्यूक्लियर फिजिक्स. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की. न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? सबसे पहले द साइंटिस्ट वाज रदरफोर्ड. जिसने किसकी डिस्कवरी की? न्यूक्लियस की. अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर. रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ा था. क्या किया था उन्होंने? उसमें एक गोल्ड फॉइल के ऊपर उन्होंने किसको जोड़ा था? अल्फा पार्टिकल्स को. गोल्ड फॉइल की थिकनेस क्या थी? बहुत ज्यादा कम थी. तो उन्होंने जब अल्फा पार्टिकल्स के मोशन को देखा कि जब वो उसे टकराने के बाद किधर जा रहे थे, वो उन्होंने नोट किया किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल के ऊपर. रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर किसकी डिस्कवरी की? न्यूक्लियस की. क्या कहा रदरफोर्ड ने कि एटम के सेंटर में, एटम के बिल्कुल सेंटर में ऐसी कोई डिवाइस होती है, ऐसा कोई चार्ज होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसी के ऊपर एटम का क्या होता है? सारा का सारा मास होता है. सारा का सारा क्या होता है? मास. ये किसने कहा? रदरफोर्ड ने. ये किसने कहा? रदरफोर्ड ने. और इसको उन्होंने बाद में क्या नाम दिया? न्यूक्लियस. क्या नाम दिया? न्यूक्लियस का. क्लियर है सबको? तो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड. हम इसकी स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है और कैसे पॉजिटिव नेगेटिव ऑल दैट वो सब चीजें होती हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स रहते हैं. न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स रहते हैं? तो न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं. कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? एक होते हैं न्यूट्रॉन्स और एक होते हैं प्रोटॉन्स. एक क्या होते हैं? प्रोटॉन्स. एक क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और दूसरे क्या होते हैं? प्रोटॉन. ये दोनों मिलकर, इन दोनों को मिलकर हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स. क्या बोलते हैं? दोनों को मिलकर न्यूक्लियॉन्स. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स. क्लियर है? ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है, जो प्रोटॉन का नंबर है, प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल होता है. और ये किसके इक्वल होते हैं? ये इक्वल होते हैं किसके? किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? हम z से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल्स टू z. इससे हम इसको लिख सकते हैं. नेक्स्ट जो होता है वो हमारे पास होता है एटॉमिक. इस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? एटॉमिक नंबर. क्या बोलते हैं इस नंबर को? एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का नंबर को भी हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, प्रोटॉन के नंबर को भी हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर. इज दैट क्लियर? इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z से. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z. फिर एक और जो हमने पढ़ा a क्या होता है? मास नंबर. a क्या होता है? मास नंबर. मास नंबर सम होता है. मास नंबर क्या होता है? सम होता है किसका? एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का. मास नंबर इज द सम ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ये इसके सम के क्या रहता है? इक्वल रहता है. इज दैट क्लियर? तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और द नंबर ऑफ प्रोटॉन. बट मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर का सम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मास नंबर. कोई भी अगर हमारे पास एलिमेंट है, जैसे कोई एलिमेंट है x, कोई एलिमेंट क्या है हमारे पास? x. तो इस x पर हम एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं? हमेशा नीचे यहाँ पर. और मास नंबर कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर ZXA. या फिर इसको हम एक साइड के अंदर भी लिख सकते हैं इस तरह से. क्लियर है? तो इस तरह से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी एलिमेंट को हम इस तरह से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं. कुछ टर्म्स है इस चैप्टर में रिलेटेड. वो टर्म्स कौन कौन सी है? सबसे पहले हम टर्म्स को देखते हैं. तो पहली टर्म क्या है हमारे
फाइनल टर्म क्या है? आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं वैसे तो इसको, बट क्या होते हैं आइसोमर्स? आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर तो क्या होता है? सेम होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम। दिखाई कैसे देते हैं? वो अलग अलग दिखाई देते हैं। दिखाई कैसे देते हैं? अलग अलग। जैसे ह्यूमन बॉडी का जो अंदर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो क्या है? सेम है, बट बाहर से अपीयरेंस क्या होती है? अलग अलग होती है। तो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट बाहर से अलग अलग दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? आइसोमर्स। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सेकंड है हमारे पास आइसोटॉप्स। नेक्स्ट क्या है? आइसोटॉप्स क्या होता है? आइसोटॉप्स का मतलब होता है कि वो एलिमेंट्स, आइसोटॉप्स का क्या मतलब है? वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट मास नंबर डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं बट मास नंबर डिफरेंट होते हैं। उन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। और ये सभी एक ही सब्सटेंस के होते हैं। ये सभी कौन से सब्सटेंस के होते हैं? एक ही सब्सटेंस के। जैसे 1H1 1H2 1H3, इन सभी में जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 1 के। तो जब एटॉमिक नंबर सेम होता है एक ही एलिमेंट के जब एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं बट मास नंबर डिफरेंट होते हैं। जैसे क्या एग्जांपल है हमारे पास? 1H1 1H2 या 1H3। तो इनका जो मास नंबर है वो क्या है? अलग अलग है। मास नंबर क्या है? अलग अलग है, बट एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स हमेशा सेम एलिमेंट के होते हैं। आइसोटॉप्स हमेशा क्या होते हैं? सेम एलिमेंट के होते हैं। क्लियर है सबको? आइसोटॉप्स आर दोज कंपाउंड्स ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट का मतलब इन तीनों में एलिमेंट कौन से हैं? हाइड्रोजन। इन तीनों में एलिमेंट कौन से हैं? हाइड्रोजन। तो आइसोटॉप्स हमेशा सेम एलिमेंट के होते हैं जिनके अंदर एटॉमिक नंबर तो क्या होता है? सेम होता है और मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट? आइसोबार। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? आइसोबार क्या होता है? डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं। आइसोबार्स किसके होते हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स के। डिफरेंट एलिमेंट्स का क्या मतलब है? जैसे एक हमने लिया आर्गन और एक हमने लिया कैल्शियम। ये दोनों एलिमेंट्स क्या है? अलग अलग है। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18। कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है। बट आर्गन का और कैल्शियम का जो मास होता है वो सेम होता है। क्या होता है मास नंबर दोनों का? 40। तो वो एलिमेंट्स अलग अलग सब्सटेंस के जिनके मास नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं। सेम, बट एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। जिनके मास नंबर क्या होते हैं? सेम और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज आइसोटोन्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? आइसोटोन्स क्या होता है? आइसोटोन्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोन्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दैट इज कैसे? जैसे हमने लिखा 3Li7। Li क्या है यहाँ पर? लिथियम। और एक हमने लिखा बेरिलियम का एग्जांपल 4Be। इन दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो क्या है? सेम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 7 माइनस भी कितना आएगा? 4। और 8 माइनस 4 भी कितना होगा? 4 होगा। तो आइसोटोन्स क्लियर है सबको क्या होगा? तो वापस से देख लीजिए हमने क्या क्या पढ़ा अभी। हमने पढ़ा क्या? सबसे पहले हमने देखा आइसोमर्स वो होते हैं जिनके स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग होते हैं, दिखाई को अलग अलग देते हैं बट अंदर से एक जैसे होते हैं।
जैसे ह्यूमन बींग्स, हमने 10th में ही पढ़ा था। जैसे स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स के या किसी भी चीज़ के जिनके अंदर स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग दिखाई देते हैं, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। फिर हमने क्या देखा, आइसो बार क्या होते हैं, जिनके अंदर मास नंबर सेम रहता है, एटॉमिक नंबर अलग रहता है, जैसे आर्गन, कैल्शियम। फिर हमने क्या देखा, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनके अंदर एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, बट ये एक ही एलिमेंट के होते हैं। जैसे तीनों एलिमेंट्स कौन से हैं, हाइड्रोजन। जैसे तीनों एलिमेंट्स कौन से हैं, हाइड्रोजन। और हमने क्या पढ़ा, आइसोटोन्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। क्लियर है आप लोग को सभी को बच्चों? तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स है, और फिर हम न्यूक्लियस की साइज की बात करेंगे, न्यूक्लियस की साइज कितनी बड़ी होती है, कैसे होती है, और ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होता है मिरर न्यूक्लियाई। क्या होता है मिरर न्यूक्लियाई? तो ये क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। मिरर न्यूक्लियाई क्या मतलब है इसका, मिरर न्यूक्लियाई क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। मिरर न्यूक्लियाई क्या मतलब है इसका, मिरर का मतलब क्या होता है, परछाई, टू लुक एट द शैडो। तो मिरर न्यूक्लियाई क्या होता है, वैसे ही दो हमने लिखे हैं यहाँ पर, एक एक्स लिखा है, एक वाई लिखा है। तो मिरर न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है कि अगर फर्स्ट एलिमेंट का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो n का नंबर है, न्यूट्रॉन का नंबर, वो सेकंड के इलेक्ट्रॉन के नंबर के इक्वल है, और जो सेकंड का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो फर्स्ट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। क्या होता है मिरर न्यूक्लियाई? दोज टू न्यूक्लियाई इन विच, वो दो न्यूक्लियाई जिनके अंदर फर्स्ट का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, फर्स्ट एलिमेंट का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेकंड के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, और सेकंड का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फर्स्ट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल रहता है, उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, मिरर न्यूक्लियाई। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा, सेम एग्जांपल Li P7 और Be8 4। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है आपका, न्यूट्रॉन का नंबर, हम इधर न्यूट्रॉन का नंबर लिख देते हैं और इधर इलेक्ट्रॉन का। इधर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है इसका, 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4। इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। तो इन दोनों का ये इक्वल हो गया। अब इधर हम न्यूट्रॉन का नंबर लिखते हैं, दोनों कितना है, 4, 8 - 4, और इधर भी कितना है, 4। इज इट क्लियर? तो इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मिरर न्यूक्लियाई। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? अब जो न्यूक्लियर साइज होती है, न्यूक्लियर साइज किस पर डिपेंडेंट करती है? सिंपल सी बात है, जितना बड़ा क्या होगा, जितना बड़ा हमारे पास न्यूक्लियस होगा उतनी ही बड़ी उसकी क्या होगी, उस एटम की साइज होगी, ये हम बोल सकते हैं। तो क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ एनी न्यूक्लियस या फिर एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। जो भी किसी भी एटम का वॉल्यूम होगा, वो उसके मास नंबर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितना ज़्यादा उसका मास नंबर होगा, यानी जितना ज़्यादा उसका मास होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, वॉल्यूम होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी उसकी वॉल्यूम। क्लियर है सबको? तो ये वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ए। वॉल्यूम न्यूक्लियस एटम कौन सी शेप में होता है, स्फेरिकल शेप में। न्यूक्लियस भी कौन सी शेप में होगा, स्फेरिकल शेप में। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को हम क्या लिखते हैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बी 4/3 πr³। तो πr³ इज प्रोपोर्शनल टू ए। ये किसके प्रोपोर्शनल है, ए के। ये क्लियर है सबको? तो ये इसके प्रोपोर्शनल हो गया। अब ये क्या है, कांस्टेंट, ये तो चेंज होगा नहीं कभी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि r³ जो रेडियस है न्यूक्लियस की, वो किसके प्रोपोर्शनल है, मास नंबर के क्या है, प्रोपोर्शनल है, या फिर उसके मास की क्या है, प्रोपोर्शनल। यहाँ से क्यूब रूट का साइन हटेगा, यहाँ से किसका साइन हटेगा, क्यूब रूट का। क्यूब का साइन हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। तो r इज प्रोपोर्शनल टू
a raised to power 1/3 वी कैन राइट। और प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट क्या होता है यहाँ पर r0, वो कांस्टेंट क्या होता है यहाँ पर r0, r इज इक्वल्स टू r0 इनटू एटॉमिक मास की पावर 1/3। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि r जो है, जो रेडियस है न्यूक्लियस की या एटम की, वो उसके एटॉमिक मास के डायरेक्टली क्या होगी प्रोपोर्शनल। जो r0 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, r0 की वैल्यू होती है 1.2 फर्मी। कितनी वैल्यू होती है 1.2 फर्मी। ये 1.2 फर्मी, फर्मी क्या है, ये डिस्टेंस की एक यूनिट होती है जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। ये क्या है, ये किसकी वैल्यू है r0 की। ये किसकी वैल्यू होती है r0 की। r0 क्या है यहाँ पर एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है फिक्स होती है। इस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है फिक्स। इसकी वैल्यूज में हम चेंज नहीं कर सकते। ये क्या होती है न्यूक्लियर साइज। तो न्यूक्लियर साइज किसके प्रोपोर्शनल होती है क्लियर है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं ये भी हमने अभी देखा। न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स रहते हैं, एक प्रोटॉन्स और एक न्यूट्रॉन्स। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं या फिर हम लोग पहले से इनको जानते भी हैं, थोड़ा बहुत हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट थिंग है वो क्या है मास डिफेक्ट। नेक्स्ट थिंग क्या है मास डिफेक्ट। ये क्या होता है मास डिफेक्ट का मतलब क्या होता है द डिफेक्ट इन मास। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास था 1.150 kg। कितना मास था 1.150 kg। ये उसका क्या था मास था। बट जब हमने उसको मेजर किया तो उसका मास कितना आया 1.100 kg। बट हमने जब उसको मेजर किया तो उसका मास कितना आया 1.100 kg। ये मास आ गया उसका, इसमें कोई प्रॉब्लम। तो ये मास आ गया हमारे पास। अब मास डिफेक्ट क्या हुआ, कितना मास में डिफेक्ट आया, इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 0.050 kg का क्या है मास डिफरेंस है। 0.050 kg का क्या है मास डिफरेंस है। इसी को हम क्या बोलते हैं मास डिफेक्ट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्लियर है सबको। अब न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं दो। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इन दोनों का जो मास है वो न्यूक्लियस के मास के क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। बट ये होता नहीं है। हमें इससे फिर जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं मास डिफेक्ट बोलते हैं। जैसे डेल्टा एम, हम डेल्टा एम क्या है यहाँ पे मास डिफेक्ट है। डेल्टा एम क्या है मास डिफेक्ट। डेल्टा एम इक्वल्स टू क्या होता है Z इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। Z क्या है हमें पता है एटॉमिक नंबर। Z क्या है एटॉमिक नंबर प्लस ये प्रोटॉन का मास आ गया टोटल प्लस न्यूट्रॉन का मास A माइनस Z इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये किसका मास है मास ऑफ न्यूट्रॉन। A माइनस Z हमने किया तो A माइनस Z किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। ये हमने कैलकुलेट किया मास। ये क्या किया मास हमने कैलकुलेट किया। ये मास कितना है Z इंटू एम पी प्लस A माइनस Z इंटू एम एन क्या है यहाँ पर मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये हमने मेजर किया। यहाँ तो प्रॉब्लम किसी को। अब इसमें से हम किसका मास सेपरेट कर देंगे एम। ये क्या है मास ऑफ न्यूक्लियस। कैपिटल एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ न्यूक्लियस को और स्मॉल एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ न्यूट्रॉन को। तो इस तरह से जब भी किसी पार्टिकल को हम चेक करते हैं उसको एनालिसिस करते हैं तो उसके मास में डिफेक्ट आता है। वो डिफेक्ट किस वजह से आता है क्योंकि कभी कभी उसके अंदर क्या होता है कि कुछ एयर का मास भी कैलकुलेट हो जाता है। तो उस मास के डिफेक्ट को हमें निकालना होगा। वो मास डिफेक्ट क्या होता है इट इज द डिफरेंस ऑफ द मेजर्ड मास जो हमने कैलकुलेट किया एंड द मास ऑफ न्यूक्लियस। मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस ऑफ मेजर्ड मास एंड मास ऑफ द न्यूक्लियस। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं Z इंटू एम पी प्लस A माइनस Z इंटू एम एन डिवाइडेड माइनस एम एन क्या है मास ऑफ न्यूक्लियस। Z क्या था एटॉमिक नंबर। Z क्या होता है
एटॉमिक नंबर। ए माइनस जेड क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये किसका नंबर है, न्यूट्रॉन का। एम एन क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस, ये किसका मास है, न्यूक्लियस का। फिर हमें इनके मासेस पता है, लगभग सभी के हमें पता होते हैं। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 AMU या फिर 1.67, या तो हम इस तरह से इसको लिखते हैं AMU में डाल के हम लोग सीधा kg में लिखेंगे तो 1.67 10⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.68 या 78 × 10⁻27 kg, ये किसका मास होता है, न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg, ये मास क्या होता है, फिक्स होता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब हम आगे देखते हैं कि मास डिफेक्ट की वजह से एनर्जी के अंदर कैसे चेंज आता है। अभी हमने देखा कि क्या होता है मास डिफेक्ट। इस मास डिफेक्ट से निकालने से हमारे पास क्या आ सकता है, वी कैन फाइंड आउट द डिफेक्ट इन एनर्जी या फिर एनर्जी लॉस, कितना एनर्जी में लॉस हो रहा है, या फिर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ये तीनों चीजें हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब मास जो होते हैं, इन मासेस की जो यूनिट होती है, हम लेने को तो केजी, ग्राम, मिलीग्राम ये सब ले सकते हैं, बट ये सब यूनिट्स भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं इन कंपैरिजन टू द यूनिट विच वी यूज। जो हम यूनिट यूज करते हैं जनरली, जो यूनिट क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट, जो यूनिट क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट। इस यूनिट के कंपैरिजन में ये सारी यूनिट्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो हमें जब भी यूनिट्स को कैलकुलेट करना है तो हम लोग जनरली कौन सी यूनिट लेते हैं, AMU। क्या लेते हैं हम लोग यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है सबको। अभी एटॉमिक मास होती क्या है, एटॉमिक मास यूनिट इज द 12th पार्ट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, 12th पार्ट, किसका, C12 कार्बन एटम का। 1 AMU is equals to 12th part. 1 AMU is equals to 12th part of the C12 carbon atom. 1 AMU किसके इक्वल होती है, 12th part के, किसके, C12 कार्बन एटम के। तो 1 AMU इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, 1 AMU is equals to 1.9961 into 10⁻31 upon 12, और ये किसके इक्वल आती है, 1.67 into 10⁻27 kg, 1.67 या फिर 1.68 भी आप लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं मासेस की, वो कौन सी करेंगे हम लोग, AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। इस यूनिट के अंदर जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो कितना होता है, 1.0068 AMU। मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है वो कितना होता है, 1.0078 AMU। ये दोनों मासेस होते हैं, किसके, प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के। कौन सी यूनिट के अंदर, द यूनिट इज नोन एज AMU, एटॉमिक मास यूनिट। वन एटॉमिक मास यूनिट इज द 12th पार्ट, किसका 12th पार्ट होता है, C12 कार्बन एटम का। उस कार्बन एटम का जिसमें कितने पार्ट्स हम लोग कर सकते हैं उसके मास की, 12th पार्ट। तो ये जो 12वां पार्ट होता है ये किसके इक्वल होता है, AMU के। ये किसके इक्वल होता है, AMU। क्लियर है सबको। नेक्स्ट जो थिंग है वो क्या है हमारे पास, बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स हैं। कितने पार्टिकल्स हैं, दो। एक थे न्यूक्लियस, एक थे न्यूट्रॉन्स और एक थे प्रोटॉन्स। इन दोनों को जो साथ में रखता है, इन दोनों को जो साथ में रख सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ, between the particles of nucleus, between the particles of nucleus। कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। कैसे इसको फाइंड करते हैं, हम लोगों ने पढ़ी है आइंस्टीन्स एनर्जी इक्वेशन।
आइंस्टीन की एनर्जी इक्वेशन हमने पढ़ी है। वो एनर्जी की इक्वेशन क्या होती है, E इज इक्वल्स टू mc²। E इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू c²। E क्या होती है एनर्जी, m क्या होता है मास, और c क्या होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसी फॉर्मूले से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी की। क्या होता है वो, डेल्टा E इज इक्वल्स टू डेल्टा m इंटू c²। डेल्टा E इज इक्वल्स टू डेल्टा m इंटू c²। डेल्टा m क्या है, अभी हमने देखा मास डिफेक्ट। डेल्टा m क्या है, मास डिफेक्ट, और डेल्टा E क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। डेल्टा E क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इस तरह से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। अलग अलग यूनिट्स के अंदर हम उसको निकाल सकते हैं। जनरली हम लोग इस एनर्जी को किस में निकालेंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। किसके अंदर निकालेंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। क्लियर है सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, वो क्या होती है। अभी हमने देखा बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। एक टर्म हमारे पास है क्या, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। क्या है हमारे पास, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। पर न्यूक्लियॉन का मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसके अंदर। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं EB से। EB इक्वल्स टू होता है डेल्टा E अपॉन A। डेल्टा E अपॉन A। डेल्टा E क्या है हमारे पास, बाइंडिंग एनर्जी, और EB क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। A क्या है यहाँ पर, एटॉमिक मास। A क्या है यहाँ पर, एटॉमिक मास। यहाँ पे ग्राफ हमने प्लॉट कर रखा है। क्या प्लॉट कर रखा है हमने, ग्राफ। इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि 0 से लेकर 30 एटॉमिक मास तक जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये क्या हो रही है, इंक्रीज। 0 to 30 क्या हो रही है, इंक्रीज। 30 to 40 अनस्टेबल है, कभी कम हो गई कभी ज़्यादा हो गई। 50 to 80 स्टेबल, 80 to 70 भी क्या है, स्टेबल है। क्या मतलब है, ये ग्राफ की हमें स्टडी करनी है सर। क्या करनी है स्टडी, ये बना कैसे, बहुत सारी रिसर्च की गई इसके ऊपर, ये बना कैसे, वो हमारा पार्ट है भी। तो इस ग्राफ की सिर्फ हमें क्या करनी है, स्टडी। तो देखिए यहाँ पर ये ग्राफ बनाया गया किसके बीच में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और एटॉमिक मास के बीच में। तो इसमें कुछ पॉइंट्स कहे गए। पहला पॉइंट क्या था कि एटॉमिक मासेस को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, 0 to 50, 50 to 170 और ग्रेटर देन 170 और ग्रेटर देन 170। इन 3 कैटेगरीज में हमने मासेस को क्या किया, डिवाइड किया। तो क्या कहा गया कि 0 to 50 जो एनर्जी है वो स्टेबल नहीं है। द बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट स्टेबल। क्यों स्टेबल नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, स्मॉल है, ये न्यूक्लियस क्या है, छोटे, इनका एटॉमिक मास क्या है, कम है। तो इस वजह से ये कौन सी रिएक्शन अंडरगो करते हैं, इनके अंदर जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। छोटे छोटे न्यूक्लियस कंबाइन होकर क्या बनाते रहते हैं, बड़े न्यूक्लियस बनाते रहते हैं। 50 to 70 क्या थे, स्टेबल थे, तो इनमें कोई ऐसी रिएक्शन नहीं हो रही थी। बट जैसे ही एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गया, एटॉमिक साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बड़े हो गए, यानी एटम क्या हो गए, बड़े, तो वो भी अनस्टेबल थे। तो उनके अंदर जो रिएक्शन हो रही थी वो कौन सी हो रही थी, न्यूक्लियर फिजन। जो बड़े न्यूक्लियस थे वो छोटे छोटे न्यूक्लियस में क्या हो रहे थे, ब्रेक हो रहे थे। वो बड़े बड़े न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में क्या हो रहे थे, ब्रेक। तो ये कहा गया इस ग्राफ को देखकर क्या कि 0 to 50 जो एटॉमिक मास होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते। इसलिए उनमें कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉलर न्यूक्लियाई इनटू बिगर न्यूक्लियाई एंड गिविंग, और वो साथ में क्या देते हैं, एक बहुत ज़्यादा एनर्जी का अमाउंट बाहर निकाल देते हैं। फिर अनस्टेबल। और ये सेकेंड पॉइंट क्या कहा गया कि जिनका एटॉमिक मास 4 का मल्टीपल होता है, 4 का क्या होता है, मल्टीपल, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। वो क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं और उनकी एनर्जी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कहाँ आई, 50 से लेकर 80 तक। 50 to 80 एटॉमिक मास तक जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो क्या थी, बहुत ज़्यादा स्टेबल थी, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे थे। और ये अराउंड थी 8.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके अराउंड थी, 8.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड। तो ये सब इस ग्राफ को देखकर कहा गया। हम लोग को यही स्टडी करनी है और इसको लिखना है सिर्फ। क्लियर है, ग्राफ सही बनाओगे। 80 to 70, 50 से लेकर 170 तक क्या थे, ये पूरे स्टेबल थे।
स्टेबल का मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी वाज ऑलमोस्ट इक्वल। यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या था, कम था। यहाँ पे आगे भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया न्यूक्लियस। ये सब इनके पॉइंट्स थे। कुछ और पॉइंट्स हैं बुक के अंदर, वो आप लोग रीड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कौन सा फोर्स होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है। किसके अंदर लगता है? न्यूक्लियस के अंदर। द फोर्स एक्टिंग इन द न्यूक्लियस, जो फोर्स न्यूक्लियस के अंदर लगता है वो फोर्स कौन सा होता है? न्यूक्लियर फोर्स। वो फोर्स कौन सा होता है? न्यूक्लियर फोर्स। इसकी रेंज कितनी होती है? इसकी रेंज होती है अराउंड 10 की पावर -15 मीटर तक, यानी सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर इसकी रेंज होती है। सिर्फ किसके अंदर इसकी रेंज होती है? न्यूक्लियस के अंदर। जितना बड़ा साइज न्यूक्लियस का होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? न्यूक्लियर फोर्स होगा। ये फोर्स जो होता है ये अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्शन का भी हो सकता है। ये किसका हो सकता है? अट्रैक्शन का भी और रिपल्शन का भी। अगर दो चार्जेस के बीच में साइज 1 माइक्रोमीटर से कम है, किससे कम है? 1 माइक्रोमीटर से, तो ये फोर्स किसका होगा? अट्रैक्शन का, वरना किसका होगा? रिपल्शन का। न्यूक्लियर फोर्स चार्ज के नेचर पे डिपेंड नहीं करता कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि इसका जो नेचर है वो न्यूक्लियस के अंदर ही सिर्फ है। तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ये क्या होता है? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है नेचर के अंदर। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स और कोई नहीं होता नेचर के अंदर। इज दैट क्लियर? ये क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसका ग्राफ हमें बनाना आना चाहिए और इसके कुछ पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए कि न्यूक्लियस कहाँ पे स्टेबल होता है, कहाँ पे अनस्टेबल होता है। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा? न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। क्या पढ़ा हमने? न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। क्लियर है सबको? अब अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, डेल्टा एम, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने देखा। अब अगर हम यहाँ पे जो मास है वो एटॉमिक मास यूनिट के अंदर लेते हैं। किसके अंदर लेते हैं? एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 931 से। तो हमारे पास आंसर किसमें आ जाएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। किसके अंदर आंसर आ जाएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। हम एटॉमिक मास यूनिट को और वेलोसिटी को दोनों को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? MeV के अंदर। क्लियर है? AMU द प्रोडक्ट ऑफ AMU, यानी जो एटॉमिक मास यूनिट का प्रोडक्ट था और जो वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, इसको हम डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? MeV में। और ये किसके इक्वल होता है? 931 MeV। AMU कितना होता है? अभी मैंने बताया था 1.66 × 10 की पावर -27 kg। C कितना होता है? 3 × 10 की पावर 8। तो डायरेक्टली हम उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। उन वैल्यूज को पुट करने की बजाय ना तो हम C की वैल्यू पुट करेंगे ना AMU को कन्वर्ट करेंगे, हम डायरेक्टली आंसर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 931 से। तो आंसर किस में आ जाएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। क्लियर है आप लोग को सभी को? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। क्या रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? आप लोग पढ़ चुके हैं इसको भी केमिस्ट्री के अंदर, अल्फा बीटा गामा ये सब क्या होता है। तो रेडियो एक्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर, इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। किसी को कोई भी डाउट हो यहाँ तक तो वो लोग पूछ सकते हैं। आप लोग डाउट क्लासेस के अंदर भी आ सकते हैं। आप लोग आ क्यों नहीं रहे हैं? मेरे को लगता है सब कुछ आपको आता है, इसलिए शायद आप लोग नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग आ सकते हैं डाउट क्लासेस के अंदर, जो भी आपके डाउट है वो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।